बच्चों में आमतौर पर एलर्जी होती रहती है और इसका प्रमुख कारण प्रदूषक, धूल मिट्टी, कुछ खाद्य पदार्थ और दवाएं आदि होती हैं। जब शरीर में कोई हानिकारक तत्व घुस जाता है तो उससे लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम काम करना शुरू कर देता है, जिसे हम एलर्जी का नाम देते हैं। दवाओं और घरेलू नुस्खों से एलर्जी को ठीक किया जा सकता है, लेकिन कुछ गंभीर मामलों में एलर्जी जानलेवा साबित हो सकती है। बच्चों के स्कूल से छुट्टी लेने के सबसे आम कारणों में से एक एलर्जी ही होती है। आइए जानते हैं कि बच्चों को किस तरह की एलर्जी सबसे ज्यादा होती है। आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म पर आज जुड़े हैं डॉक्टर हेरंब अग्निहोत्री। बता दें कि डॉक्टर हेरंब लखनऊ में बेहतरीन पीडियाट्रिशियंस में से एक हैं, जो हरविलास अस्पताल में पिछले कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एलर्जी क्या है। एलर्जी वातावरण में या आपके आसपास सामान्य तौर पे पाए जाने वाली चीज़ों के खिलाफ जो शरीर की असामान्य प्रतिक्रिया है उसको कहते हैं। मतलब एलर्जी आप एक नॉर्मल पाए जाने वाली चीज़ें या नॉर्मल खाने वाली चीज़ों के लिए आपके शरीर का एक एबनॉर्मल रिएक्शन होता है, उसको एलर्जी कहते हैं। एलर्जी दो प्रकार की होती है। एलर्जी पैदाइशी भी आपके अंदर इसके आनुवंशिक असर होते हैं, तथा बार बार किसी चीज़ के एक्सपोजर से आपके सामना और शरीर में उसका सामना होने से भी आपको एलर्जी हो सकती है। बच्चों में बात करेंगे तो एलर्जी सांस की एलर्जी हो सकती है, जिसको हम लोग एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या एस्थमा कहते हैं। नाक में एलर्जी का रिएक्शन हो सकता है, जिसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। आँख में होगा तो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, और अगर खाल पे होगा तो इसको एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। यानी एलर्जी उन हर चीज़ों में हो सकती है जिस पे शरीर बाहरी चीज़ों के संपर्क में आता है। कैसे बच सकते हैं एलर्जी से? जो एलर्जी वातावरण से सांस के द्वारा आपके अंदर जाती है, उससे बचने का सीधा उपाय है कि बच्चे को उन चीज़ों से बचाया जाए। जो प्राकृतिक तौर पे हवा से एलर्जी के कण आपके अंदर जाते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है घर की धूल, जिसको हम लोग कहते हैं हाउस डस्ट। सो बच्चे को उससे बचाने के लिए तो सबसे सीधा तरीका है कि जब भी साफ़ सफाई का घर में चल रहा हो काम, बच्चे को वहाँ से दूर कर दें। हो सके तो किसी रिश्तेदार के यहाँ या पड़ोस में किसी भेज दें, या बाहर उसको बैल्कनी में कर दें, जिससे कि उसको उस धूल का असर ना हो। दूसरी चीज़ कि घर में जितना ज़्यादा सामान होगा, धूल उसके पीछे उतनी ज़्यादा रहती है। जो जब भी पंखा चलेगा या हवा का आदान प्रदान होगा कमरे में, तो वो धूल के कण बच्चे के संपर्क में आते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि बच्चों का जो बिस्तर होता है, बिस्तर में भी ये धूल के कण जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, और बच्चा जब रात को सोता है तो उससे डस्ट का एक्सपोजर होता है। उससे बचने के लिए हम लोग या तो एक मैट्रेस में नॉन एलर्जेनिक कवर्स आते हैं, वो लगा सकते हैं, अन्यथा उसके ऊपर एक शीट अलग से रात को डाल दें और बच्चे के सामने बिस्तर को ना झाड़ें। जब जाड़े में कंबल निकलते हैं या रज़ाई निकलती है, वो भी एक तरह का डस्ट का एक्सपोजर है बच्चे के लिए। तो बेहतर होता है कि उसको पहले धूप दिखा दें, या बीच बीच में उसको धूप दिखाते रहें, जिससे उसमें जो हाउस डस्ट माइट होता है वो मरता रहे और उससे बच्चा बचा रहे। इसी प्रकार से नाक में भी जो रिएक्शन एलर्जी का होता है, वो भी हवा से जाने वाले कण से होता है। कुछ पेड़ पौधे के परागकण होते हैं जो हवा से आते हैं आपके अंदर। सो उससे बचने का तरीका है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा पार्क में ना ले जाएं जिस समय उसको ये एलर्जी का रिएक्शन हो रहा है, तथा घर में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे ऐसे ना लगाएं जिसमें फूल होते हैं, क्योंकि उनके जो परागकण हैं वो दिक्कत कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ एलर्जी जो होती है वो इसलिए भी होती है क्योंकि घर में अगर सीलन है आपकी दीवारों में, तो उसमें एक फंगल स्पोर्स होते हैं। ये जो फंगल स्पोर्स होते हैं, फफूंद जिसको कहते हैं, वो भी हवा में सर्कुलेट होती है और आपके बच्चे के सांस में अंदर जाएगी और उसको एलर्जिक रिएक्शन कर सकती है। अब जो हाथ में जो या स्किन में जो एलर्जी होती है, जिसको हम लोग एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, वो भी बाहर से जो हवा से कण आके डिपॉजिट होते हैं स्किन पे, या जाके गिरते हैं या जम जाते हैं, उससे भी हो सकती है। प्लस जो हम लोग साबुन यूज़ करते हैं, तेल यूज़ करते हैं, या कोई भी लोशन लगाते हैं जो कॉस्मेटिक टाइप का होता है, वो दिक्कत कर सकता है। एलर्जी से बचने के लिए क्या किया जाए? क्रीम्स आती हैं या लोशंस आते हैं, उन्हीं को लगाना चाहिए। कोई भी ऐसा साबुन जो बहुत एसिडिक होता है वो नहीं लगाना चाहिए। वो बच्चे के स्किन के पीएच से मैच नहीं करता, तो वो नहीं लगाना चाहिए। या जो बच्चों के सोप आते हैं जो बच्चों के स्किन पीएच के बराबर होते हैं, उसी को हम लोग को यूज़ करना चाहिए। अब यही चीज़ें कई बार खाने की भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एलर्जिक रिएक्शन कर सकती हैं, यानी आप उसका सेवन करते हैं, पेट में जाके वो एक जनरलाइज एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है।
अब इनसे बचने का तरीका ये है कि जो चीज़ें आपके एक्सपीरियंस से आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ें हमने खाई, बच्चे को देते हैं तो बच्चे को एलर्जी रिएक्शन, सांस फूलने लगती है या जुकाम खांसी हो जाती है या पेट में दर्द भी होता है, वो भी एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। सो इससे बचने के लिए तो आपका अपना जो एक्सपीरियंस है कि देने से ये दिक्कत हुई, वो सामान का सेवन बच्चे को ना कराएं। इसके लिए एलर्जी टेस्ट भी होते हैं जिसको हम लोग करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें बच्चे को दिक्कत करती हैं। अगर बच्चे में किसी भी तरह की एलर्जी के गंभीर लक्षण दिख रहे हैं तो आपको बच्चे को तुरंत पीडियाट्रिशियन के पास लेकर जाना चाहिए। वहीं अगर घरेलू उपाय भी काम नहीं कर पा रहे हैं तो इस स्थिति में भी आपको बच्चे को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको भी अपने बच्चे में किसी भी तरह की एलर्जी का कोई भी लक्षण दिख रहा है तो उसे इग्नोर ना करें और बच्चे को डॉक्टर को दिखाएं और हल्का लक्षण हो तो घरेलू उपायों से ठीक करने की कोशिश करें। विभिन्न मुद्दों पर विशेषज्ञों की राय जानने के लिए आज लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल आरोग्य इंडिया। धन्यवाद।